हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसवी। वेलकम टू अधिगम मंच। दोस्तों, अधिगम मंच पर आपका स्वागत है। अधिगम मंच पर आज हम एक नई सीरीज करने वाले हैं जो कि रहने वाली है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला करने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसका आज हम जो करने वाले हैं पार्ट 1 यानी कि भाग 1 रहेगा। इसमें CDP से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो DSSB के लिए रहेगा। सारा फोकस हमारा DSSB को लेकर रहेगा, लेकिन ये CTET, KVS, UPTET आदि सभी जहाँ पर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का भाग 1। तो इस श्रृंखला का ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित, यानी एक शिक्षक क्या कर सकता है यदि वो चाहे कि उसकी क्लास में, उसकी कक्षा में बच्चे रुचि के साथ पढ़ें। तो 4 ऑप्शन है। श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा, चर्चा करेगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो चर्चा करेगा या कहानी कह के बताएगा हर चीज़ को, जो भी वो पाठ्यक्रम, जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर प्रश्न पूछता रहेगा रिलेटेड टू पाठ्यक्रम, जो भी वो पाठ्यक्रम कक्षा में पढ़ा रहा है उससे संबंधित। तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यदि कोई भी एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन कर पाता है, यानी कि वो बात बात पर प्रश्न पूछता रहता है संबंधित पाठ्यक्रम से, तो उसके स्टूडेंट कक्षा में रुचि बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कोई भी एक टीचर अपने स्टूडेंट्स में जो सामाजिक मूल्य हैं यानी कि सोशल वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से डेवलप कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये मनोरंजन की बात नहीं हो रही। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स में सामाजिक मूल्य यानी कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनको विकसित करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। कहता है क्योंकि आदर्श रूप से यदि एक टीचर आदर्श रूप से यानी कि आइडल रूप में यदि वो बर्ताव करेगा, उसका बिहेवियर आइडल रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं अपने टीचर को देखकर सीखते हैं, उसका व्यवहार वो फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये जो सीरीज कर रहे हैं स्पेशली DSSB को लेकर कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते? आप एक टीचर हैं, टीचर बनकर जाते हैं, क्लासरूम में आप गए हैं, ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स के जो अधिगम है, उनकी जो लर्निंग है, उसको प्रेरित करने के लिए आप किस एक चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे निम्नलिखित ऑप्शन में से? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं करेंगे, या फिर उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराएंगे, या फिर उनकी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी टीचर को ये चाहिए कि वो उनमें सारी चीज़ें करे, लेकिन एक नहीं करे, यानी कि अपने स्टूडेंट्स की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करे। यदि स्टूडेंट्स, उसके छात्र होमवर्क करके लाते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो उसी समय पर उसकी प्रशंसा करें बिना बात के, यानी कि हर बात पर कोई टीचर उसकी प्रशंसा ना करे, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा नहीं करे। तो इस युक्ति का हम प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी सभी की बात करें तो हम उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, कोई एक टीचर है, उसने पाया कि उसके स्टूडेंट्स, एक जो स्टूडेंट्स है उसकी जो प्रवृत्ति है बहुत ही नॉटी यानी कि दंगली, शरारती टाइप की हो गई है, वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता। तो टीचर चाहता है कि उसकी उस प्रवृत्ति, उस नेचर को सुधारना है, तो वो क्या कर सकता है? विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि उस विद्यार्थी की, उस स्टूडेंट की प्रवृत्ति को किस तरह से वो बदल सकता है। उसके सदस्य के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या फिर विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा? बिल्कुल भी नहीं। कड़ाई से पेश आएंगे तो वो और ज़्यादा भी
उत्तेजित हो सकता है, दंगली हो सकता है, या उसकी जो प्रवृत्ति है और भी बदल सकती है। उसे कक्षा से अलग बैठाना होगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कक्षा से अलग बैठाता है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं बदल पाएगी। ठीक है, उसके परिणाम और भी प्रतिकूल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके सदस्य के सभी सदस्य जिस विद्यार्थी की उस टीचर को प्रवृत्ति बदलनी है, पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके कौन कौन से दोस्त हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके पीयर, उनकी सभी की प्रवृत्ति सुधारनी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी प्रवृत्ति खुद बदल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। उसके सदस्य के सभी सदस्य, उसका जो संगठन है, उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप के सभी बच्चों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। इस तरह से एक टीचर सफल हो पाएगा कि उस विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदल पाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है, कोई एक टीचर टीचिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय भागिता, अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति, या फिर गृह कार्य की जांच में लगन, या फिर विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है एक टीचर के लिए कि उसके जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल एक्टिव रहें लर्निंग करते समय। ठीक है, वो एक्टिव रहें, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागिता। यदि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, और उसका प्रत्येक स्टूडेंट एक्टिव है, सक्रिय भागीदारी कर रहा है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो किसी तरह की कोई डिक्टेशन, कोई भी चीज़ हो, यदि सक्रिय भागीदारी निभा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसकी टीचिंग यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया वो सफल हो पाएगी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित एवं कुंठित रहता है। कोई एक क्लास 4 का स्टूडेंट है, वो हमेशा से कुंठित रहता है, चिंतित रहता है, यानी कि चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। तो एक टीचर को क्या चाहिए कि वो क्या करे, यानी कि उसकी चिंता और उसका जो कुंठितपन है उसको किस तरह से दूर कर सकता है एक टीचर? उसके अभिभावक से शिकायत करके, या फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाके, या फिर स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करके, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देने पर। तो दोस्तों साइकोलॉजी में, ठीक है, मनोविज्ञान में कोई भी नकारात्मक चीज़ जब भी आए बच्चों के प्रति, तो उसे तो अब बिल्कुल ऑप्शन को हटा दीजिए। इस तरह से कोई एक टीचर कर ही नहीं सकता। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका, वो टीचर स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निभाएगा, यानी कि सबसे पहले ये काउंसिल करेगा कि बच्चा क्यों चिंतित है और क्यों कुंठित है। सारी चीज़ों को एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके, ठीक है, उसे परामर्श देगा, उसे काउंसिल देगा, उसे जानने की कोशिश करेगा। ठीक, तब जाके वो बच्चा क्लास में एक्टिव रह पाएगा। तुरंत से उसके अभिभावक से कोई शिकायत नहीं करेंगे। मनोचिकित्सक के पास ले जाने की बात तो बात की आएगी, सबसे पहले वो खुद एक परामर्शदाता की तरह भूमिका का निर्वाह करेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें हो पाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले दोस्तों हम यानी कि अधिगमन चैनल पर CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जो पार्ट 1 कर रहे हैं हम स्पेशली DTER+SP के लिए। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं CTET, UPTET, KBS आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है, यदि हम उसके संगठन की बात करें, व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक, यानी कि किसी व्यक्ति की यदि पर्सनैलिटी हमें देखनी है तो उसकी पर्सनैलिटी में सामाजिक और आर्थिक संगठन
विद्यमान है, या फिर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, या फिर सामाजिक राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो दोस्तों आप जब भी किसी एक स्टूडेंट, किसी एक व्यक्ति को पाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व का संगठन किस तरह से होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ हैं, जो दो फैक्टर हैं, वो है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक। सबसे पहले किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके शारीरिक बनावट, ठीक है, शारीरिक बनावट में उसकी लंबाई हो गई, ठीक है, उसके मतलब लंबाई के साथ साथ कुल मिला के सबसे पहले जो अट्रैक्शन होगा किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व का, वो उसकी शारीरिक बनावट से हो गए, यानी कि उसका नाक नक्शा की बात करें, यानी कि उसकी शारीरिक बनावट एकदम प्रॉपर होगी। उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक की यदि हम बात करें, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका ज्ञान, उसका लैंग्वेज, उसकी भाषा, वो सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप रहेगा वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ये दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट करते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इनके अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है उसको विस्मरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिगमंड फ्राइड के विस्मरण, जो फॉरगेटिंग है, उससे संबंधित एक डेफिनेशन है, यानी कि वो विस्मरण से संबंधित कौन सी बात करते हैं। विस्मरण का अर्थ है स्मरण करने की असफलता, यानी कि कोई व्यक्ति स्मरण करने में असफल है तो उसे विस्मरण कहते हैं। कौन कहते हैं? सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा? सी की यदि हम बात करें, विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या फिर सी ऑप्शन की हम बात करें, ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त में से ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी कहता है विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो विस्मरण है, यानी कि फॉरगेटिंग है, वो है विस्मरण वह प्रक्रिया है, ऐसा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो व्यक्ति के दुखद अनुभव होते हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको उसकी मेमोरी से अलग कर दिया जाता है। ये माइंड खुद करता है। तो कुल मिला के फ्राइड के अनुसार ये एक डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है। यानी कि कोई एक परिस्थिति है, पहली परिस्थिति, उसमें किसी व्यक्ति, किसी बच्चे ने ज्ञान अर्जित किया, दूसरी परिस्थिति में जो उपयोग है उसका, दूसरी परिस्थिति में यदि वो उपयोग करता है तो वो कहलाता है सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, या फिर सीखने में रुचि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि इस तरह का जो ज्ञान अर्जन है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना, वो रहेगा सीखने में स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का स्थानांतरण। एक परिस्थिति इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई बच्चा है, ठीक है, उसने साइकिल सीख ली। यदि कोई बच्चा है, सबसे पहले वो साइकिल सीख जाता है, साइकिल सीख गया तो कुल मिलाकर वो पैडल मारना सीख गया, हैंडल कंट्रोल करना सीख गया। उसके साथ एक परिस्थिति उसकी थी कि वो साइकिल के साथ ट्रेनिंग ले रहा है, उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, एक ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद वो बाइक सीखता है, ठीक है। तो पहला जो ज्ञान है, पहला जो अर्जित ज्ञान है साइकिल से संबंधित, अब वो बाइक में उसे उस परिस्थिति में उसे ले जाएगा। पहली परिस्थिति का ज्ञान उसे दूसरी परिस्थिति में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो अर्जित ज्ञान है उसे कहते हैं सीखने में स्थानांतरण, यानी कि सीखने में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्याजे से संबंधित। प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं साइकोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अपनी एक थ्योरी दी है। संज्ञानात्मक विकास किस तरह से किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है, यानी कि बौद्धिक विकास किस तरह से होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्टेजेस बताए हैं। ये कहते हैं
किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, वो 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो चारों की चारों अवस्था यहाँ पे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, जो उनकी तीसरी अवस्था है वो कौन सी है। तो दोस्तों यानी कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था। तो चारों अवस्थाएं यहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम बात करें, तीसरी अवस्था की बात करते हैं, तो तीसरी अवस्था रहेगी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये तीसरी अवस्था है प्याजे के अनुसार। तो प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, उसमें यदि हम बात करें तो पहली की बात करें, पहली ये हो गई ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। बच्चा इसमें सबसे पहले अपनी संवेदना, अपने सेंसेस से सीखता है। ठीक है, ये जो स्टेज है इनकी फर्स्ट हो गई। फर्स्ट के बाद यदि हम बात करें, ठीक है, तो प्याजे से संबंधित हम इनकी थ्योरी जो कराएंगे उसमें आपको डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ये कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक, दूसरी की यदि हम बात करें तो दूसरे हो गए पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरी अवस्था हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ तीसरी अवस्था की हमने यहाँ पे बात की, ये थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। एंड फोर्थ, चौथी की बात करें तो फोर्थ स्टेज इनकी ये होगी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, तो 4 अवस्थाओं की ये बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित। प्याजे की जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, वो अभी तक आपने नहीं देखी, ये थोड़ी सी किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो अधिगम मंच चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो यानी कि मनोविज्ञान CDP के जो कोर्स है उसमें 40+ वीडियोज़ हैं, उसमें जाकर आप प्याजे की थ्योरी को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि CDP से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला हम कर रहे थे। ये स्पेशली DSSV के लिए थी। ये जो सीरीज़ है स्पेशली DSSV के लिए, CTET, KVS, रीट, UPTET सभी में ये आपकी हेल्प करेगी। आई होप यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, यदि थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, यदि थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो हमारे इस सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो फ्रेंड्स CDPY SP सिंह हम कर रहे थे इस सीरीज़ में टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित। ये CDP से रिलेटेड सीरीज़ थी। पार्ट 1 हमने किया, यहाँ पे पार्ट 2 जल्द ही आएगा। ठीक है, स्पेशली DSSV, CTET, KVS, NVS, रीट, UPTET, सुपर टेट। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिगम मंच चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।